हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू कक्षा 13। आई एम अंशु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीएसआई का जो पेपर हुआ था 26 अक्टूबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम सीखने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। पहले पढ़ते डायरेक्शन क्वेश्चन की। चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। He was not accustomed to getting up early to go blank a morning walk। करना क्या है, हमको एक सेंटेंस देके रखा है, सेंटेंस में हमको एक ब्लैंक देके रखा है और ब्लैंक के लिए हमको चार ऑप्शंस देके रखे हैं जो क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, हमको क्या सिलेक्ट करना है, सूटेबल प्रीपोजिशन इस ब्लैंक के लिए। सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का अर्थ होता है किसी चीज का हैबिचुअल होना। हैबिचुअल का अर्थ है किसी चीज का आदी होना। ठीक है, आदी मतलब उसको किसी चीज की, एक पर्टिकुलर चीज की आदत होने को हम क्या बोलते हैं, अकस्टम्ड टू कहते हैं। तो वो किस चीज का आदी नहीं है, उसको किस चीज की आदत नहीं है, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है और जल्दी उठने के बाद कहाँ जाना है, उसको एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। कहां पर जाना है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। तो के लिए का जो सेंस देता है वो देता है हमारा फॉर। फॉर जो हमारा प्रेपोजिशन है वो यूज होता है पर्पस को बताने के लिए। पर्पस यानी उद्देश्य को बताने के लिए यूज होता है, जिसका हिंदी में सेंस क्या निकल कर आता है, मतलब निकल कर आता है के लिए। तो करेक्ट प्रेपोजिशन क्या होगा हमारा यहाँ पर, करेक्ट प्रेपोजिशन होगा फॉर। ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन में भी हमको करेक्ट प्रेपोजिशन को चूज करना है। एक ब्लैंक देके रखा है, सेंटेंस पढ़ते हैं। आर प्राइसेस आर सब्जेक्ट ब्लैंक अ हैवी डिस्काउंट। देखिए सब्जेक्ट जो हमारा वर्ड है, सब्जेक्ट जो वर्ड है उसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है टू। यदि आपने म्यूचुअल फंड्स की एड देखी होगी तो उसमें वो जो पॉलिसी वगैरह बताते हैं उसके पहले डिस्क्लेमर में क्या दिया होता है, दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। क्या लिखा आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ठीक, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है हमारा प्रीपोजिशन टू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। आर प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू अ हैवी डिस्काउंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस देके रखा है, उसमें भी हमको क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को चूज करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट टू यू ब्लैंक अ डिस्काउंटेड प्राइस। वी आर प्लीज्ड टू, देखिए यहां पर एक चीज और सीख लीजिए, प्लीज वर्ड के साथ भी क्या आता है, टू। यानी हमें क्या है, खुशी है आपको ऑफर करने के लिए। क्या ऑफर करना, क्या ऑफर कर रहे हैं, कोई चीज है, पर्टिकुलर चीज है ना, उसका मेंशन नहीं किया है, प्रोनाउन यूज किया है इट, कोई चीज को हम ऑफर कर रहे हैं आपको एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एट यानी उस पर्टिकुलर प्राइस पर हम इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को दे रहे हैं। एट कब यूज करते हैं, जब कोई चीज हमारी क्या है, डेफिनेट है। कोई चीज डेफिनेट है यानी निश्चित है, एक निश्चित डिस्काउंट पर क्या दी जा रही है आपको, कोई चीज दी जा रही है। तो करेक्ट प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं प्लेस की बात करूं, टाइम की बात करूं, यदि वो चीज क्या है, निश्चित है, डेफिनेट है, तब कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें अब हमको क्या करना है, सिंगल ब्लैंक से यहां पर क्या आ गया, डबल फिलर का क्वेश्चन आ गया है। और ऑप्शन में क्या देकर रखा है आपको, सेट ऑफ प्रेपोजिशन के पेयर्स देकर रखे हैं। आपको करेक्ट पेयर ऑफ प्रेपोजिशन को चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो सेंटेंस देखते हैं क्या है, इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ का मतलब क्या होता है, कठिन, कठिन या टफ कंपटीशन है ना, इंग्लिश में क्या इसका अर्थ है, टफ कंपटीशन। इंडिया फेसेस टफ कंपटीशन, इंडिया टफ एक कठिन कंपटीशन फेस कर रहा है।
किससे फेस कर रहा है, कंट्री का क्या नाम देके रखा है, चाइना से फेस कर रहा है। किस चीज में फेस कर रहा है, बीपीओ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस होता है बीपीओ बिजनेस, उसमें चाइना की ओर से क्या आ रहा है, इंडिया को एक टफ कंपटीशन मिल रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखिए हमारे ऑप्शंस क्या है, फ्रॉम इन इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना इन द बीपीओ बिजनेस। ठीक है, इस ऑप्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन विथ चाइना ऑन द बीपीओ बिजनेस। कंपटीशन विथ चाइना के साथ कंपटीशन चल रहा है। विथ का अर्थ क्या होगा कि फेस टू फेस कोई कंपटीशन चल रहा है, यानी ऑलरेडी ये चीज क्या है, दोनों कंट्री कंपटीशन में है ऑलरेडी। जबकि सेंस क्या निकल के आ रहा है, कंपटीशन में है नहीं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी कंपटीशन में उतरे नहीं है, केवल फेस करने की बात आ रही है। तो विथ के यूज से क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और किसी बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, किसी बिजनेस के अंदर होने की बात हो रही है, कंपटीशन को फेस होने की, फेस करने की। ठीक है, तो ऑन प्रीपोजिशन क्या है, नहीं आना चाहिए। तो यहां पर एक चीज तो फिक्स हो गई कि इन प्रीपोजिशन आएगा। बिजनेस के अंदर कोई चीज फेस कर रही है इंडिया, है ना, कठिनाई फेस कर रही है, तो इन प्रीपोजिशन यहां पर फिक्स हो गया। तो यहां से एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब इस ऑप्शन में भी इन है और इस ऑप्शन में भी इन है, तो पहले वाले ऑप्शन को हम बिठाकर देख लेते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन हमारा मोस्ट करेक्ट होगा। इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन इन चाइना, चाइना के अंदर जाकर थोड़ी कंपटीशन फेस कर रहा है, इंडिया तो अपनी जगह एक कंट्री है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विच इज इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना इन द बीपीओ बिजनेस। ऑलराइट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, डबल फिलर का क्वेश्चन है। एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक देके रखे हैं और ऑप्शन में हमको चूज करना है करेक्ट पेयर ऑफ आर्टिकल्स। सेंटेंस क्या है हमारा, दे वर हैविंग ब्लैंक एसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन ब्लैंक ऑडिटोरियम। वे लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया है, एक बहुत जरूरी, बहुत नेसेसरी डिबेट, वाद विवाद का उनने क्या है, प्रोग्राम आयोजित किया है। कहां पर, कौन से टॉपिक पर, चाइल्ड लेबर के ऊपर। ठीक है, जो बच्चों से काम वगैरह कराते हैं ना, 14 ईयर से कम बच्चों से जो काम वगैरह कराते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, शॉप्स वगैरह में, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है एक ऑडिटोरियम में। ठीक है, ऑडिटोरियम क्या होता है, बड़ा सा हॉल होता है जहां पर क्या होता है, डिस्कशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, या फिर सेरेमनीज वगैरह चलती है, अवार्ड सेरेमनीज हो गई या फिर फंक्शंस वगैरह होता है, हॉल होता है बड़ा सा। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता। तो देखिए यहां पर क्या है, एसेंशियल वर्ड है। एसेंशियल को जब हम बोलेंगे तो शब्द का पहला जो हमारा अक्षर है उसका उच्चारण क्या है, क्या निकल कर आता है, एक स्वर है ये, है ना, एक वोवल साउंड निकल कर आई है, वोवल साउंड। और जब भी हमारा वर्ड, जब भी हमारा क्या होता है, नाउन, डिबेट क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, लेकिन कैसा है नाउन, काउंटेबल है। डिबेट को आप डिबेट्स कर सकते हैं, है ना, डिबेट का डिबेट्स हो सकता है, सिंगुलर नाउन है लेकिन काउंटेबल है। यानी ए और एन का हम यूज कर सकते हैं, ए और एन का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाउन कैसा है, एक है। ठीक है, और नाउन कैसा है, काउंटेबल है, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो ए और एन में से ए का यूज कब करते हैं हम, जब हमारा वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से, एक व्यंजन के स्वर से जब स्टार्ट होता है तब ए का यूज करते हैं। और यदि हमारा जो वर्ड है वो एक वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड यानी हिंदी के हम जो स्वर होते हैं, ठीक है, हिंदी के स्वर कौन से होते हैं, आ ई से लेकर जो हमारे जो पूरे स्वर होते हैं 11 स्वर, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, उसके पहले हमारा क्या आना चाहिए, शब्द के पहले ए या एन। ठीक है, तो एसेंशियल है, तो एसेंशियल के पहले साउंड जो है वो क्या है, ए का साउंड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। दे वर हैविंग एन एसेंशियल डिबेट, डिबेट क्या है, एक डिबेट चल रही है, तो सेंस क्या निकल कर आ रहा है, एक डिबेट का। ठीक है, तो यहां पर केवल जो फर्स्ट प्लेस पर एक ही ऑप्शन में क्या देके रखा है, एन देके रखा है, जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट वाला जो पेयर देख रखा है उसको भी चेक कर लेते हैं
क्योंकि आजकल हो सकता है कि एग्जामिनर क्या दे दे आपको, नन ऑफ द अबव भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। दे वर हैविंग एन एसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या है, फिक्स प्लेस है, ठीक है। ऑडिटोरियम में यदि किसी प्लेस में कोई निश्चित जगह पर कोई चीज हो रही है, तब हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द का दूसरा नाम क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, है ना। कोई चीज क्या है, नोन है या निश्चित है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्राप्त है, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। और आर्टिकल द आप काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो, सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हो, और प्लूरल नाउन के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, विच इज एन एंड द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। यहां पर भी क्या करना है हमको, आर्टिकल के करेक्ट पेयर को इन दोनों ब्लैंक्स में बिठाकर देखना है, यानी जैसी जिस पोजीशन में देके रखे उसी पोजीशन में हमको यहाँ पर इनको फिट करके देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेंटेंस क्या है हमारा, ऑल ब्लैंक पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ ब्लैंक प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिश्ड। ऑल पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ ब्लैंक प्लेन, सारे पैसेंजर्स और क्रू, क्रू क्या होते हैं, जो प्लेन है, प्लेन यानी एयरप्लेन की बात हो रही है ना। एयरप्लेन के लिए क्या वर्ड यूज किया है, प्लेन के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो क्रू होते हैं, जो आपकी हेल्प करने के लिए प्लेन में होते हैं ना, हमारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जितने भी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे प्लेन के, एरोप्लेन के, वो क्या कर गया, वो प्लेन हिट कर गया माउंटेन को, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, सारी चीज नष्ट हो गई। पेरिश्ड का अर्थ क्या होता है, पेरिश्ड का अर्थ होता है नष्ट होना, ठीक है। यानी क्या हो गए, सबके सबके डेथ हो चुकी है ना, सबके सब नष्ट हो गए, पेरिश्ड हो गए। तो देखते हैं करेक्ट प्रेपोजिशन क्या आएगा। अच्छा, पैसेंजर, पैसेंजर्स है, यानी एक से ज्यादा पैसेंजर हैं, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। प्लूरल फॉर्म में क्या है, ये आपका पैसेंजर्स है, तो प्लूरल है तो ए और एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि ए और एन क्या बताता है, कोई चीज कितनी है, एक है। इस कारण से ए और एन यहां पर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर पहले वाले ऑप्शन के लिए जहां भी ए और एन का ऑप्शन आया है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाएं। अच्छा, अब इन दोनों ऑप्शंस में से चेक करते हैं कौन सा आएगा। दोनों में द दे के रखा है, तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि पहले वाले ऑप्शन में द आएगा। अब सेकंड वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि द आना चाहिए या अ आना चाहिए, ठीक। ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ अ प्लेन। अच्छा, जब आगे इंफॉर्मेशन देके रखी है कि वो माउंटेन से टकराया, उसके बाद वो नष्ट हो गया, यानी जब आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्राप्त है, यानी उस प्लेन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर दो दो इंफॉर्मेशन देके रखी है आपको, ठीक है, दो दो इंफॉर्मेशन देके रखिए, यानी वो चीज क्या है, वो प्लेन और उसकी कंडीशन डेफिनेट हो गई। और जब कोई चीज डेफिनेट हो जाती है तो आर्टिकल द का हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल द का काम ही क्या है, इसका नाम ही क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, यानी किसी चीज को क्या बताता है कि कोई चीज निश्चित है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में भी क्या आना चाहिए, सेकंड वाले ऑप्शन में आना चाहिए द। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, which is all the passengers and crew of the plane that hit the mountain perished. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको दो ब्लैंक देके रखे हैं, उसके लिए आपको ऑप्शन में सेट ऑफ आर्टिकल्स देके रखा है, पेयर ऑफ आर्टिकल्स देके रखा है। सेम चीज हमको करनी है, आर्टिकल को हमको दोनों आर्टिकल्स को हमको बिठा के देखना है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। सेंटेंस को देखते हैं। ब्लैंक न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन ब्लैंक इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो बिल्डिंग वगैरह की डिजाइन्स को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। आर्किटेक्चर्स का काम क्या होता है, जो बिल्डिंग वगैरह की डिजाइन को बनाती है। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहां पर स्थित है, जो है हमारे न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। उसको क्या मिला है, वन की है उसने चीज, कोई चीज उसने जीती है,
वन ब्लैंक इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन में किसकी जीत हुई है? न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिजाइन वगैरह बनाती है, जो क्या है, आर्किटेक्ट के लिए, डिजाइन के लिए फेमस है। उसने जीता है एक इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन में है ए एन, एन एन, ए द अ। अच्छा, इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन, कंपटीशन वर्ड आया है। कंपटीशन क्या है? सिंगुलर नाउन है। कंपटीशन वर्ड क्या है हमारा? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, यानी ए और एन आ सकता है। ए और एन आ सकता है, सिंगुलर मतलब एक। ठीक है, ए और एन आ सकता है। अब उसके पहले कंपटीशन के लिए ए और एन आया है, लेकिन ए और एन में से किसके साउंड के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं? जो नाउन के ब्लैंक के जो नियरेस्ट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन ए आना चाहिए या हमारा ऑप्शन एन आना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल को बोलते वक्त हिंदी में और लिखते वक्त क्या साउंड आता है? ई का साउंड आता है, और ई क्या है? हमारा एक स्वर है। तो इस कारण से यहां पर ए तो आने से रहा, ए तो आने से रहा, या हमारा आएगा एन या फिर आएगा हमारा द। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? सिंगुलर नाउन है। ऑर्गेनाइजेशन को काउंट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक से ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? ए या एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए और एन क्या बताता है? कोई चीज एक है। ठीक है, अच्छा, अब न्यू जब भी हम बोलते हैं और लिखते हैं तो क्या साउंड आता है? न का साउंड आता है पहले। ठीक है, न को हम क्या करते हैं? न शब्द, न अक्षर लिखते हैं, और न क्या है? एक न है हमारा एक व्यंजन। क्योंकि न एक व्यंजन है हमारा, इसलिए पहली वाली हमारी पोजीशन में एन तो आएगा नहीं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, या फर्स्ट आएगा ऑप्शन या हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन एन इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन, या फिर द न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन अ इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये वाला तो ऑप्शन, सॉरी, वन द, थर्ड की बात हो रही थी ना, वन द इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन। अच्छा, इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल कर आ रहा है? सेंटेंस का सेंस निकल कर आ रहा है कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या, जिसने क्या जीता है? जिसने जीता है एक इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन जीता है। सेंस एक का निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेंस एक का निकल कर आ रहा है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन एन इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करूं, यहां पर अ लिखा होता, ठीक है, यानी एक न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन दी इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में यदि यहां पर हम द लगाते तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाता? डेफिनेट हो जाता। हमको यहां पर भी द को यूज करना पड़ता, क्योंकि अदरवाइज क्या होता कि इंफॉर्मेशन ऐसा हमको ऐसा प्रतीत होता कि इंफॉर्मेशन हमको आधी प्राप्त है। केवल हमको ये पता है कि कोई इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन में कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जीती है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जीती है। ठीक है, तो इस गलत कॉम्बिनेशन होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट यूसेज टू फिल इन द ब्लैंक। एक आपको सेंटेंस देके रखा है, उसमें हमको एक ब्लैंक देके रखा है, उस ब्लैंक के लिए हमको 4 ऑप्शंस देके रखे हैं। हमको क्या करना है? करेक्ट वर्ड को चूज करना है इन ऑप्शंस, एक ऑप्शन में फिट करने के लिए। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी दे अराइव्ड होम ब्लैंक। आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी, यानी जर्नी कैसी थी? बहुत ही लंबी थी और बहुत ही थकाने वाली थी। एग्जॉस्टिंग का अर्थ क्या होता है? थकाने, थकाने वाला या थकाने वाली। ठीक है, जर्नी कैसी थी? टायरिंग जर्नी थी, जिससे आप क्या हो जाओ? परेशान हो जाओ।
जर्नी क्या थी हमारी? टायरिंग जर्नी थी, जिससे आप परेशान हो जाओ, एग्जॉस्टिंग जर्नी थी। इस कारण से वो घर कैसे पहुंचे? लास्टली, लास्टली का अर्थ क्या होता है? आखिर में। दे अराइव्ड होम लास्टली, यानी आखिरकार वो घर पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? फाइनली, फाइनली वो घर पहुंच गए। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन है एटलीस्ट, कम से कम वो घर पहुंच ही गए। और फोर्थ ऑप्शन है फास्टली, जितना जल्दी हो सके वो घर पहुंच गए। ठीक है, अच्छा जर्नी कैसी थी? टायरिंग थी, थकाने वाली थी, और कैसी थी? लंबी जर्नी थी। इस कारण से वो घर कैसे पहुंचे? फाइनली वो घर पहुंच गए। ठीक है, तो सेंस क्या निकल कर आ रहा है? फाइनली का सेंस निकल कर आ रहा है कि जर्नी के इतने एग्जॉस्टिंग होने के बाद भी आखिरकार फाइनली वो घर पहुंच गए ठीक से। ठीक, लास्टली का अर्थ अगर लास्टली यहां पर मैं प्लेस करती तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सेंस जो है वो करेक्ट सेंस नहीं निकल कर आता। ठीक है, लास्टली वो घर पहुंच गए, यदि सेंस ऐसा होता है सेंटेंस का कि बहुत जगह वो घूमे भटके और फिर लास्ट में वो घर पहुंच गए, इस तरीके की फ्रेमिंग होती तब लास्टली वर्ड आ सकता था कि आखिरकार वो घर पहुंच गए। ठीक है, कैसे भी घूम फिर के या बहुत कंफ्यूज होके। एटलीस्ट, कम से कम वो घर पहुंचे। एटलीस्ट यदि यहाँ पर वर्ड फिट होता तो सेंटेंस की फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए थी? एटलीस्ट वो घर पहुंचे, यानी बहुत ज्यादा उनको परेशानी कठिनाई हुई जर्नी में। ठीक है, बहुत सारी मुसीबतें आई। तो जर्नी कैसी थी? जर्नी जर्नी ठीक तो थी, लेकिन क्या थी? लंबी थी और थकाने वाली थी। इसके अलावा और कुछ जर्नी के बारे में कुछ नेगेटिव चीज नहीं देके रखी, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनली ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? दे अराइव्ड होम फाइनली, फाइनली वो आखिर में घर पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां पर अब आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है। करना क्या है? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहां पर एक सेंटेंस देके रखा है, लेकिन इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्टली फ्रेम करके नहीं लिखा गया है। आपको क्या करना है? आपको करेक्ट इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या हो, करेक्ट हो, उस स्ट्रक्चर को आपको गिवन ऑप्शंस में से चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहले सेंटेंस पढ़ते क्या है? बीइंग ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो टाइम टू मीट अस, यानी बहुत जरूरी कामों के बीच वो क्या था? ऑक्यूपाइड था, उलझा हुआ था, बिजी था, इसलिए उसके पास समय नहीं था कि वो हमसे मिल सके। अस किसके लिए आता है? हमारे लिए। ठीक है, कि वो उसके पास समय उसको नहीं मिला क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स में क्या था? बिजी था। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट का जो, यदि मैं टेंस की बात करूं, सेकंड वाले पार्ट का जो टेंस है वो क्या है? वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी ऑप्शन में यदि दोनों पार्ट्स में, दोनों क्लॉज में आपको क्या मिल जाए? पास्ट टेंस की करेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाए, तब आप क्या कर सकते हो? उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ही वॉज सो ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस। ही वॉज सो ऑक्यूपाइड। ही वॉज या वर्ब का यूज हम किस में करते हैं? सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, जिसके बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो ये भी हमारा पास्ट टेंस में है, और आगे जो हमारा सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है ये भी पास्ट टेंस में हुआ है। इसके अलावा और भी कोई मिस्टेक यहाँ पर वर्ड्स वगैरह की मिस्टेक या हमारे वर्ब की फॉर्म की मिस्टेक नहीं है। तो देखा जाए तो इस ऑप्शन को हम अभी कंसिडर कर सकते हैं। इससे यदि कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो उसको भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बाकी बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस देके रखे हैं हमें। He was so much he was much occupied with important matters, so only he had no time to meet us. देखिए, so वर्ड जब भी आता है, so वर्ड आता है आपकी that पेयर के साथ, so आता है आपका that पेयर के साथ। ठीक है, so के बाद क्या होता है? आप रीजन को बताते हो, आप रीजन को बताते हो, उसके बाद क्या बताते हो? और दैट के बाद किसी कारण से कोई चीज उसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, कोई चीज का पहले रीजन बताते हैं, उसके बाद उस चीज का जो रिजल्ट निकला उसको हम दैट से बताते हैं, लेकिन यहां पर बाद में सो का यूज किया है। ठीक है, इस कारण से सो की गलत पोजीशन होने के कारण से सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। बीइंग ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर्स वी हैड नो टाइम टू मीट हिम। यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस की स्ट्रक्चर में ही थोड़ा बहुत चेंज आ गया, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा चेंज।
यहाँ पर बात ही की हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए वी को यूज कर लिया और लास्ट में अस की जगह हिम का यूज कर लिया, यानी यहाँ पर मीनिंग को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑक्यूपाइड हिम सो दैट ही कुड नॉट सी अस। इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑक्यूपाइड हिम सो दैट ही कुड नॉट सी अस। इंपॉर्टेंट मैटर्स ने उसको क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया, इंपॉर्टेंट मैटर्स ने उसको ऑक्यूपाई कर दिया या फिर वो इंपॉर्टेंट मैटर्स में उलझा रहा, ठीक है। मैटर क्या है, मैटर हमारा एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, मैटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो तो किसी को उलझा के रख नहीं सकता, तो करेक्ट सेंस क्या होना चाहिए था कि वो व्यक्ति उन मैटर्स में उलझा था, ठीक है। तो इस कारण से इसका करेक्ट सेंस ना निकलने के कारण से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1. He was so occupied with important matters that he had no time to meet us. यानी वो इतना ज्यादा, देखिए सो की पोजीशन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सो आपका फॉलो हुआ है दैट से, सो के बाद रीजन बताया है कि क्या रीजन है कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स में उलझा हुआ था, इसी कारण से वो उसके पास उसको समय नहीं मिला कि वो हमसे आकर मिल सके, जो चीज मैंने यहाँ कही। सो के बाद रीजन को बताना होता है, उसके बाद रिजल्ट कि उस चीज का, उस रीजन के कारण क्या चीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। हमको एक सेंटेंस देके रखा है, उसके बाद ऑप्शन में हमको क्या देके रखी है, यूज की डिफरेंट फॉर्म्स को देके रखा है, हमको यूज वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं क्या है, व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव माय डैड लेट मी ब्लैंक हिज कार। जब मैं क्या कर रहा था, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, जब मैं कार चलाना सीख रहा था तब मेरे डैड क्या किया करते थे, लेट मी यूज, मुझे क्या किया करते थे, अपनी कार यूज करने के लिए दे दिया करते थे, अपनी कार यूज करने के लिए दे दिया करते थे। तो ऑप्शन में क्या है, टू यूज, यूज, यूज्ड, यूजिंग। देखिए जब भी लेट वर्ड आता है, यहां पर दो कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जब भी लेट वर्ड आता है तो लेट वर्ड के तुरंत बाद नाउन का कौन सा केस आता है, नाउन का केस आता है ऑब्जेक्टिव केस। नाउन का कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए हमारा एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो कोई एक्शन को करता है ना, जो कोई एक्शन या क्रिया को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और जिस पर वर्ब का, जिस पर उसकी की हुई क्रिया का या एक्शन का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसके द्वारा किए गए एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा डूअर होता है, जो कुछ कोई एक्शन को करता है और उसके एक्शन के करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और एक चीज और, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या तो संज्ञा हो सकता है या फिर संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो यदि सब्जेक्ट की प्लेस पर, ठीक है, सब्जेक्ट यदि हमारा क्या है, सब्जेक्ट यदि आई है, सब्जेक्ट यदि आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। सब्जेक्ट यदि आपका वी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ये सब्जेक्टिव केस और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्ट आपका वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस, ठीक है। सब्जेक्ट यदि दे हैं, वे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। इसके अलावा यदि कोई नाम है तो उसमें चेंज नहीं आएगा, इट है, इट किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स एनिमल्स के लिए, तो इट हमेशा सेम होता है दोनों केसेस के लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए भी और ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा यदि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यदि सब्जेक्ट हमारा ही, एक लड़के की बात हो रही है तो इसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम। सब्जेक्ट यदि हमारा है शी, एक लड़की की बात हो रही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर। यू का हमेशा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यदि मैंने कहा आई
आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात करती हूं। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं है, तो मैं का सब्जेक्टिव केस आया है, बिल्कुल सही है। और बात करने पर प्रभाव किस पर पड़ा, किसी लड़के पर प्रभाव पड़ा, उसने भी वहां से रिप्लाई किया। तो इसका देखिए ही का हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया है हिम, क्योंकि ही कौन सी पोजीशन पर आया है, एज एन ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो ये फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब यदि सब्जेक्ट मेरा ही हो जाए, ठीक है, यानी केस क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। अब ये व्यक्ति, ये लड़का मुझसे बात कर रहा है, तब क्या हो जाएगा सीन, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही टॉक्स टू मी। अब हिम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तब हिम का मुझे कौन सा केस यहां पर यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। और बात किससे कर रहा है, अब मैं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, मुझ पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, मुझ पर एक्शन हो रही है, तब हमारा इसका कौन सा केस आया है, आई का केस आया है मी। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, वह, मैंने उससे बात की, यहां पर क्या सेंस आया, मैंने का सेंस आया, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट हुआ तो सेंस क्या हो गया, उसने मुझसे बात की, तो मैंने क्या बन गया, मुझसे, ठीक है। वैसे ही हिम और ही में क्या चेंज हुआ, मैंने उससे बात की, यहां पर हिम की जगह, हिम को यदि हिंदी में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने उससे बात की। और यहां पर जब वो सब्जेक्ट था तो सेंस क्या निकल कर आ गया, उसने, उससे से क्या हो गया, उसने, इसलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट जब भी आएगा, जब भी आपका लेट वर्ड आएगा, जब भी आपका लेट वर्ड आएगा तो उसके तुरंत बाद, ग्रामर के अकॉर्डिंग उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हमारा, हमारे नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो मी आया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ब्लैंक दे के रखा है लेट के साथ, एक चीज और, जब भी आपका सेंटेंस कोई भी टेंस में हो, लेट के बाद ध्यान रखना है, लेट के बाद आपको हमेशा वर्ब की, मोस्टली केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है, केवल और केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है विदाउट एनी प्रेपोजिशन। केवल और केवल डायरेक्टली क्या फॉर्म आएगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पहले वाले ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई थी, लेकिन उसके पहले हमारा प्रेपोजिशन टू आया था, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, अकेली आई है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। When I was learning to drive, my dad let me use his car. जब मैं ड्राइव करना सीखता था तब मेरे पिताजी मुझे अपनी कार यूज करने देते थे, ठीक है। लेट करना यानी किसी को कोई चीज ऑफर करना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर यूज आया है, यूज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हो सकती है, और वर्ब की या थर्ड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म तो चाहिए नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया था। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म देके रखी थी, आईएनजी फॉर्म, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें भी हमको क्या करना है, वर्ब की हमको करेक्ट फॉर्म को या हमको करेक्ट वर्ड को क्या करना है, चूज करना है इस गिवन सेंटेंस के लिए। सेंटेंस क्या है हमारा, ही वॉज ब्लैंक ₹1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। उसको क्या किया गया, ₹1000 का क्या होता है, जब अमाउंट कम होता है, तो जब अमाउंट कम होता है, जब हमारा अमाउंट क्या होता है, लेस होता है, यानी हमारी जो पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट हमारी क्या होती है, कम होती है, कुछ मिनिमल, मामूली सी जब क्या होती है, हमको कुछ पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, मामूली सी पनिशमेंट दी जाती है, किसके रूप में, मॉनिटरी पनिशमेंट, ठीक है, कुछ पैसे वगैरह दे के यदि हमारी पनिशमेंट क्या होती है, हमको दी जाती है, तब हम कौन से वर्ड को यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं फाइन वर्ड को। तब हम किसका यूज करते हैं, कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, फाइन वर्ब का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसको ₹1000 क्यों फाइन देना पड़ा, क्योंकि उसने क्या किया था, ड्रंकन ड्राइविंग, यानी वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जो कि क्या है, एक गलत काम है, जिसके लिए उसको ₹100 जुर्माना देना पड़ा, फाइन देना पड़ा, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मतलब क्या है, अलग से निकल कर आते हैं। चार्ज, ही वॉज चार्ज ₹1000। चार्ज क्या होता है, किसी चीज की, किसी सर्विस का चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर सर्विस नहीं थी, उसको क्या मिली थी, पनिशमेंट मिली थी, ठीक है, ₹100 उसको देना पड़ा, इसलिए चार्ज वर्ड नहीं आएगा। पेनलाइज्ड, पेनलाइज्ड यानी क्या होती है, थोड़ी बड़ी पनिशमेंट होती है, तो पनिशमेंट क्या थी, केवल ₹1000, उसको थोड़ा सा जुर्माना देकर उसको छोड़ दिया गया, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है।
फोर्थ ऑप्शन क्या है, बुक्ड। जब भी कोई व्यक्ति बुक्ड होता है यानी उसके बाद क्या होती है, आगे प्रोसेस चलती है उसकी, वो यदि बुक्ड हुआ तो फिर आगे उसको जेल वगैरह ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आगे चल के कोई प्रोसेस तो देके नहीं रखी थी, इसलिए बुक्ड वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, ही वॉज बुक्ड ₹1000। होटल्स वगैरह के लिए बुकिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फाइन सेंस करेक्ट क्या था, आगे उसको एक पनिशमेंट मिली थी, है ना, ड्रंक एंड ड्राइव केस के लिए, इसलिए करेक्ट जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए वो ऑप्शन आना चाहिए फाइन वर्ड। He was fined ₹1000 for drunken driving. Next question देखिए, choose the correct form of modal auxiliary verb. हमको क्या चूज करना है, करेक्ट मॉडल वर्ब को चूज करना है। मॉडल वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो अपने आप में एक डिफरेंट मीनिंग को कन्वे करती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक डिफरेंट मीनिंग साथ में लेकर चलती हैं। अच्छा, सेंटेंस क्या है हमारा, आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन द मेज ऑफ लेन्स। लेन का अर्थ क्या होता है, लेन का अर्थ होता है आपका रास्ता, ठीक है, आपके जो छोटे मोटे रास्ते होते हैं ना, गलियां कह सकते हैं, ठीक है, गलियों को क्या बोलते हैं, लेन्स बोलते हैं। गलियों को या छोटे छोटे रास्तों को, ठीक है, जिनकी चौड़ाई कम होती है उनको हम बोलते हैं लेन। मेज ऑफ लेन, मेज का अर्थ होता है कंफ्यूजन, मेज का अर्थ क्या होता है, कंफ्यूजन, यानी उसको किस चीज की कंफ्यूजन थी, वो कहां पर लॉस्ट हो गया, कहां पर वो एक तरीके से खो गया। बहुत सारी क्या थी, कंफ्यूजिंग गलियां थी, कंफ्यूजिंग भूल भुलैया टाइप के रास्ते थे जहां पर वो थोड़ा सा खो गया। आगे क्या हुआ उसने, आगे क्या किया, आगे भी सेंटेंस देके रखा है, ब्लैंक यू माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। अब वो किसी सेकंड पर्सन से, किसी व्यक्ति से हेल्प मांग रहा है। क्या हेल्प मांग रहा है, कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं इस चीज से बाहर निकल आऊं, किस चीज से, कि मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं गलत गली में आ गया हूं, इतनी सारी गलियां थी कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं और खो गया हूं, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस चीज से मुझे बाहर आने के लिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शन क्या देके रखा है, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ऑप्शन है आपका मस्ट, मस्ट यू माइंड। मस्ट क्या शो करता है, नेसेसिटी को शो करता है कि तुमको कोई चीज करनी ही करनी है, ठीक है, जबकि वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति से हेल्प मांग रहा है, तो नेसेसिटी या कोई चीज होनी ही होनी चाहिए, ये सेंस नहीं निकल कर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है वुड यू माइंड शोइंग मी। वुड ऑप्शन को कंसिडर कर लेते हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है, तो इस सेंस के लिए हम वुड को, जब भी हम वुड का यूज करते हैं, वुड मॉडल वर्ब का क्या यूज होता है, जब हम किसी से कोई, हमको क्या चाहिए होता है, कोई हेल्प, ठीक है, हमको उसकी जब भी कोई हेल्प चाहिए होती है तब हम वुड मॉडल वर्ब का प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, तो वुड ऑप्शन को अभी हम कंसिडर कर लेते हैं और इससे बेटर ऑप्शन मिला तो उसको हम टिक कर लेंगे। शैल यू माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। शैल जब भी मॉडल वर्ब आती है तो शैल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम कर देती है, संभावना को कम कर देती है, यानी शैल यू यदि मैं यूज करती, यानी कि तुम्हारा मन है तो बताओ, अदरवाइज रहने दो, लेकिन क्योंकि वो खो गया तो उसको उस चीज की जरूरत थी, उसको हेल्प चाहिए ही चाहिए थी, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है कुड यू माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है, कुड भी आ सकता है, यानी हमारा ऑप्शन या तो वुड होगा या कुड होगा, लेकिन हमारा ऑप्शन कुड क्यों नहीं हो सकता, ऑप्शन कुड क्यों नहीं हो सकता, यदि सेंटेंस में कहीं आगे चल के प्लीज या प्लीज वर्ड दिख जाता, ठीक है, आगे चल के, या फिर काइंडली वर्ड दिख जाता, प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज करके हम रिक्वेस्ट को शो करते हैं, रिक्वेस्ट को शो करते हैं, या फिर एक पोलाइट क्वेश्चन को, या आपको कोई पोलाइट हेल्प चाहिए, या फिर आप किसी से कुछ पोलाइटली कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तब कुड का यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस में हमको आगे चल के प्लीज या काइंडली शब्द नहीं दिख रहा कहीं भी, तो हमारा जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज कुड। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन दिस मेज ऑफ लेन्स, वुड यू माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। क्या तुम थोड़ा सा कष्ट कर सकते हो मुझे सही रास्ता बताने के लिए, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। एडवर्ब क्या होता है,
एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। ठीक है। अच्छा, एडवर्ब बना किस शब्द से है? बना है, उसके आगे क्या है? एड दिख रहा है। एड यानी कोई चीज एडिशन हो रही है। क्या चीज एडिशन हो रही है? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशन ऑफ सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यानी एडवर्ब क्या बताता है? किसी चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब वो किस 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 चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है? जैसा इसका नाम है, नाम में वर्ब है तो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा और किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है? एडजेक्टिव को भी ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना यानी उसकी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। ठीक है। इसके अलावा एडवर्ब अपने आप की भी क्या करता है? एक एडवर्ब की भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण का अर्थ ये नहीं कि केवल वर्ब को ही क्या करे, मॉडिफाई करे या उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी उनके बारे में भी एक कुछ विशेषता बताता है या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या चूज करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एडवर्ब को या फिर करेक्ट वर्ब एडवर्ब को हमको चूज करना है। सेंटेंस क्या है हमारा? ही इज ब्लैंक एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी। अच्छा, एग्जॉस्टेड वर्ड पहले भी आया था। एग्जॉस्टेड क्या होता है? थका देने वाली, है ना, थका देने वाली। कोई चीज से आप क्या है? थक गए हैं। ठीक है। तो किस चीज से थक गया है? वो थक गया है यात्रा से, अपनी जर्नी से वो पूरी तरीके से थक चुका है। क्योंकि ऑप्शन में क्या है आपको? एंटायरली ऑप्शन है, कंप्लीटली है, होली है और इम्पार्शियली है। इम्पार्शियली का अर्थ क्या होता है? निष्पक्षता से। ठीक है। जब आप निष्पक्ष होकर कोई चीज या कोई डिसीजन लेते हैं, इम्पार्शियल होकर कोई चीज आप क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तब हम इम्पार्शियली वर्ड का या एडवर्ब का यूज करते हैं। लेकिन इम्पार्शियली यहाँ पर करेक्ट सेंस में नहीं आया, क्योंकि वो जर्नी से क्या हुआ? एग्जॉस्ट हुआ है। ठीक है। तो जर्नी के लिए हम जो करेक्ट जो हम फॉर्म का यूज करेंगे एडवर्ब का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज कंप्लीटली। ही इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी। वो अपनी जर्नी से क्या था? पूरी तरीके से वो एग्जॉस्ट हो चुका था, पूरी तरीके से। अच्छा, अब जर्नी के लिए एंटायर वर्ड आ सकता है। जर्नी की यदि मैं बात करती तब मैं एंटायरली वर्ड को टिक कर सकती थी। एंटायरली मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एंटायर वर्ड क्या होता है? जो किस चीज को कवर करता है? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू सम एंड पॉइंट। यानी स्टार्टिंग से लेकर यदि एंड पॉइंट की मैं बात करती तब मैं एंटायरली वर्ड का यूज करती। होली वर्ड का कब मैं यूज करती? जब मैं सारे पहलुओं की बात कर रही हूं, कवरिंग होल एस्पेक्ट्स। ठीक है। जब मैं सारे पहलुओं को कवर करने की बात कर रही हूं, जैसे वो बहुत जगह घूमा, उसने बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह कवर किए, बहुत सारी लोकेशंस कवर की, तब मैं उसकी जर्नी को होली है, कंप्लीट जर्नी बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो क्या हुआ है? थकने की उसकी क्या बात हुई कि वो पूरी बॉडी से क्या हो गया? ठीक है, माइंड और बॉडी से वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है। तो माइंड या बॉडी से वो कंप्लीटली क्या हुआ था? यहाँ पर सेंस क्या है? माइंड या बॉडी का सेंस है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज कंप्लीटली। ही इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में भी हमको क्या करना है? सही क्रिया विशेषण को चूज करना है, करेक्ट एडवर्ब को चूज करना है। ठीक है। सेंटेंस क्या है हमारा? द रूम वॉज डेकोरेटेड। रूम को डेकोरेट किया गया। किसके लिए? फॉर क्या आता है? पर्पस को बताता है ना, के लिए के सेंस में यूज होता है, यानी किसी शादी वेडिंग के लिए रूम को डेकोरेट किया। अब रूम किस तरीके से डेकोरेट होता है? ठीक है। डेकोरेट क्या है? हमारा वर्ब है। अब इसकी विशेषता बताने के लिए क्या यूज होगा? एक एडवर्ब यूज होगा। ऑप्शन में क्या है? ग्रेटली। ग्रेटली यानी महान तरीके से। ठीक है, महान तरीके से यानी बहुत बड़े पैमाने पर। एनिग्मेटिकली मतलब क्या होता है? मिस्टीरियसली, यानी रहस्यमय तरीके से, यानी चुपचाप। अगर कोई चीज रहस्यमय होती तो डेकोरेशन करने से तो वो चीज पता चल जाती। कोई चीज यदि आप चुपचाप कर रहे हैं तो डेकोरेशन से तो वो चीज, उस चीज का खुलासा हो जाता। तो डेकोरेशन वर्ड के साथ
जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, यानी चुपचाप से कोई चीज नहीं हो रही थी। ब्यूटीफुली, द रूम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, इस ऑप्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? स्कार्सली, स्कार्सली यानी ना के बराबर, स्कार्सली यानी ना के बराबर, यानी बहुत बहुत ही कम मात्रा में डेकोरेशन। लेकिन क्योंकि एक जो सेंटेंस है हमारी पॉजिटिव सेंटेंस है, कहीं भी कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो स्कार्सली वर्ड क्या है? ना के बराबर, एक नेगेटिव सेंस देता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ग्रेटली आना चाहिए, ब्यूटीफुली आना चाहिए। तो देखिए डेकोरेशन वर्ड का यूज हुआ है, डेकोरेशन हमेशा कैसी होती है? ब्यूटीफुल होती है, जब तक आपको आगे स्पेसिफाई ना कर दिया जाए कोई नेगेटिव वर्ड के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ब्यूटीफुली। करेक्ट एडवर्ब क्या होगा आपका? करेक्ट एडवर्ब होगा ब्यूटीफुली। ठीक है, अच्छा ग्रेटली क्या होता है? बड़े पैमाने पर। अगर यदि बहुत आगे आपको इस सेंटेंस को कंटिन्यू करके क्या दिया जाता कि बहुत बड़ी जगह बुक करी गई, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, बहुत ग्रेट तरीके से, ठीक है, यानी ऐसी वेडिंग थी कि जो कभी नहीं हुई। ठीक है, तो वेडिंग वगैरह यूजुअली ग्रेट नहीं होती है ना, ग्रेट तो कोई व्यक्ति के लिए यूज होता है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, ब्यूटीफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अभी तक हमको क्या करना था? एडवर्ब को चूज करना था, अब हमको क्या चूज करना है? करेक्ट एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, संज्ञा को, या फिर संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन को। ठीक है, इनके बारे में क्या बताता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव शब्द में भी क्या है? ऐड है। तो किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट एडजेक्टिव को चूज करना है गिवन सेंटेंस के लिए। सेंटेंस है अ मैन हु इज ब्लैंक इज श्योर टू सक्सीड। एक व्यक्ति जो क्या है? ऑप्शंस में देके रखा है, जो कैसा होगा? या तो इंडिजीनियस होगा। इंडिजीनियस का अर्थ क्या होता है? स्वदेशी। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर नेशनैलिटी या लोकेलिटी को बिलोंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। इंडस्ट्रियल क्या है? किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो क्या ये सेंस निकल कर आ रहा है कि जो व्यक्ति स्वदेशी है वही सक्सेस को पा सकता है, ये चीज श्योर है? तो ये सेंस तो निकल कर नहीं आ रहा। सेकंड सेंस में क्या है? इंडस्ट्रीज वगैरह की बात नहीं हो रही, फैक्ट्रीज वगैरह की बात नहीं हो रही, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? अ मैन हु इज इंडस्ट्रियलाइज्ड। ठीक है, ये ऑप्शन सेंस भी नहीं निकल कर आ रहा है, जिसको क्या किया? जो व्यक्ति क्या है? इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जिसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। इंडस्ट्रियलाइज्ड यूजुअली फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है ना, ये वर्ड किसी जीवित व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस शब्द का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग। जो लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियस वर्ड को। ठीक है, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे? इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, है ना, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेबर वगैरह, वो कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? काम करने वाले लोग, काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं। मेहनती होते हैं तो कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंडस्ट्रियस। ठीक है, अच्छा इंडस्ट्रियस वर्ड डायरेक्टली दे दिया और उसका आपको सिनोनिम पूछ लिया कि इसका सेम मीनिंग के लिए कौन सा, इसका मीनिंग कौन सा शब्द बता रहा है। तो यदि हार्ड वर्किंग ऑप्शन में है या हार्ड वर्किंग का कोई समानार्थी शब्द देकर रखा है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडस्ट्रियस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस।
अब गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी हमको क्या करना है, करेक्ट एडजेक्टिव को चूज करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शी यूजेस अ लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, शी इज वेरी ब्लैंक। शी यूजेस अ लॉजिकल मेथड, सेंटेंस में क्या देके रखा है कि एक लड़की की बात हो रही है जो कैसी मेथड यूज करती है सोचने के लिए, थिंक करने के लिए, लॉजिकल मेथड को यूज करती है, जो लॉजिक से भरे तरीके होते हैं उनको यूज करती है। किस लिए, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू भी क्या बताता है, इन ऑर्डर टू के पहले कोई रीजन देके रखा है, उसके बाद रिजल्ट दिया होता है। तो इन ऑर्डर टू भी क्या बताता है, किसी चीज के रिजल्ट को। किस चीज के लिए वो लॉजिकल मेथड यूज करती है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, चीजों को समझने के लिए वो लॉजिकल मेथड लगाती है। तो क्योंकि वो लॉजिकल मेथड का यूज करती है सोचने के लिए, तो लॉजिकल थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के लिए जो वर्ड बना है, लॉजिक लगा के यदि आप सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्ड है वो है आपकी एनालिटिक थिंकिंग। कैसी थिंकिंग होती है आपकी, एनालिटिक थिंकिंग होती है। आप हर चीज को लॉजिक से क्या करते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। ऑप्शंस देखते क्या है, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक यानी हर चीज से सही, ठीक है। तो हर तरीके से सही होने की बात तो नहीं हो रही, आइडियलाइज आप किसी चीज को करते हो यानी उस चीज में आप कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये सेंस निकल कर नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ओरिजिनल यानी, ओरिजिनल यानी जो किसी का कॉपी ना हो, ठीक है। यहाँ पर कॉपी की तो बात हो नहीं रही, लॉजिक की बात हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो देखते हैं। अच्छा, यदि यहां पर इमोशनल वर्ड आता, ठीक है, यदि यहां पर नॉट सो इमोशनल आता, कि वो इमोशनल नहीं होती सिचुएशन में, जब वो सोचती है तब वो इमोशंस को क्या नहीं करती, कैरी नहीं करती माइंड में। तो जो इमोशंस का यूज नहीं करते वो पर्संस प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, प्रैक्टिकल होती है। जब इमोशन वर्ड का यूज होता, ठीक है, जब इमोशन वर्ड का यूज होता तब प्रैक्टिकल वर्ड आता है कि यार वो व्यक्ति क्या है, बड़ा प्रैक्टिकल है, वो इमोशनली नहीं सोचता। लेकिन यहाँ पर इमोशनल वर्ड ना आकर क्या वर्ड आया है, लॉजिकल वर्ड आया है। तो लॉजिकल थिंकिंग को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो वो कैसी है, वो एक एनालिटिकल पर्सन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, शी इज वेरी एनालिटिकल। वो हर चीज को एनालाइज करती है, लॉजिकली सोचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमको क्या करना है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। रनिंग एट फुल स्पीड ही गॉट आउट ऑफ, यानी एक व्यक्ति अपनी फुल स्पीड से दौड़ रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, आउट ऑफ यानी किसी चीज की कमी होना, ठीक है, आउट ऑफ यानी किसी चीज की कमी होना, ठीक है। तो उसको किस चीज की कमी हुई, एक व्यक्ति दौड़ रहा था, तो क्या हवा कम हो गई, आसपास से हवा तो कम नहीं हुई, हवा तो हमेशा एटमॉस्फेयर में रहती है, तो विंड ऑप्शन तो आ नहीं सकता। ऑक्सीजन, क्या एनवायरमेंट से ऑक्सीजन खत्म हो गई उसके दौड़ने से, यदि उसकी बॉडी में या उसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म होती तो उसकी डेथ हो जाती। आगे सेंटेंस में डेथ वर्ड तो आया नहीं है, तो ऑक्सीजन हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ब्रेथ, ही गॉट आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का क्या सेंस होता है, आउट ऑफ ब्रेथ का अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा थकना, कंप्लीटली, कंप्लीटली टायर्ड, है ना, बहुत ज्यादा थकना, कंप्लीटली टायर्ड, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं, क्या फ्रेज यूज करते हैं, आउट ऑफ ब्रेथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विच इज आउट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट ऑप्शन भी क्या है, एयर और विंड क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। तो उसके दौड़ने से उसके आसपास की एयर तो कम नहीं हो गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विच इज रनिंग एट फुल स्पीड ही गॉट आउट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी हमको क्या करना है, करेक्ट वर्ड या एक्सप्रेशन को चूज करना है। द फ्लेम्स स्प्रेड इन ऑल मैनर्स, वेज, प्लेसेस, डायरेक्शंस। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, उन ऑप्शंस को हटाते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पर फ्लेम्स की बात हो रही है। फ्लेम्स क्या होती है, आग की लपटें, है ना, आग की लपटों की बात हो रही है, आग की बात नहीं हो रही, फायर की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, आग से जो लपटें उठती हैं उसकी बात हो रही है।
तो लपटे कहाँ कैसे फैली? इन ऑल मैनर्स। मैनर्स क्या होता है हमारा? किसी चीज को परफॉर्म करने का तरीका होता है, तो हर तरीके से उसकी लपटों का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है, वो डायरेक्शन लेस होती है, कहीं भी वो क्या करती है, वो फैल सकती है, ठीक है। तो मैनर वर्ड गलत है लपटों के लिए, फ्लेम्स के लिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ सकता। वेज, वेज यानी क्या होता है? हमारा रास्ता होता है, और रास्ता क्या होता है? पर्टिकुलर रास्ता होता है जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, लेकिन फ्लेम्स की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे हवा चलती है आग, वैसे वैसे क्या होती है, उसकी लपटें फैलती जाती हैं, तो वेज हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। प्लेसेस, अगर यहाँ फायर वर्ड होता तब प्लेसेस वर्ड आ सकता था, क्योंकि आग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, ठीक है। इस क्योंकि फायर वर्ड यूज नहीं हुआ है, लपटों का यूज हुआ है, तो लपटें जो होती हैं वो हर जगह हर प्लेसेस पर नहीं पहुंचती, उनकी रीच इतनी नहीं होती कि वो किसी जगह तक पहुंच पाए, तो थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, विच इज डायरेक्शन। द फ्लेम्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में हवा से क्या हुई? फ्लेम फैल गई, ठीक है, हर दिशा में उसकी आग की लपटें फैल गई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस देके रखा है, ठीक है, उस सेंटेंस में हमको क्या चूज करना है? टेंस की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है। सेंटेंस क्या है? अक्षय ब्लैंक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले क्या करवाया है? टेंस के सारे रूल्स कवर करवाए हैं, और यदि आप वो टेंस के रूल्स वाला पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको टेंस वाली जो भी कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। वहां पर मैंने क्या करवाया है? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूल है वो क्या कहता है उस वीडियो में, यदि आप देखेंगे तो उस रूल के अकॉर्डिंग, रूल क्या कहता है कि जब भी रूटीन की बात हो रही हो, जब भी आप क्या देख लें, रूटीन से जुड़े शब्द देख लें, जैसे एवरी, ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, वंस, ट्वाइस, नेवर, ठीक है, तो वो हमारा क्या बताता है? हैबिट या रूटीन को बताता है, और हैबिट और रूटीन को बताने के लिए जो हमारा टेंस यूज होता है वो यूज होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिट या रूटीन को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, आई है या फिर प्लूरल है, यू है, वी है, दे है, या एक से ज्यादा नाम है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अक्षय क्या है? एक व्यक्ति है, एक लड़का है, सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेंस क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखनी चाहिए। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अक्षय गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। अक्षय क्या करता है? हर सुबह 6 बजे उठ जाता है या उठता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी क्या करना है हमको? करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस को हमको चूज करना है। चलिए देखते हो हमारा सेंटेंस क्या है। वी ब्लैंक आर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, ये वाला टाइप भी मैंने उस वीडियो में कवर करके रखा है। ऑल टेंस के रूल्स वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ये वाला भी आपको, ये वाला स्ट्रक्चर भी कवर करके रखा है कि जब व्हेन और व्हाइल का यूज करते हैं हम पास्ट में हुई एक्टिविटी को बताने के लिए, जब व्हेन या व्हाइल का यूज करते हैं पास्ट की एक्टिविटी को बताने के लिए, तो सेंटेंस यदि पास्ट का सेंटेंस है, आपका व्हेन आया है, व्हेन यानी जब, ठीक है, तो पास्ट में जो चीज हो चुकी है, जो चीज हो चुकी है, जो एक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं पास्ट में? कंप्लीट एक्शन के लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। और जो एक्शन, दूसरी एक्शन है जो उस, जब वो एक्शन कंप्लीट हुई थी उस दौरान जो एक्शन चल रही थी, जो एक्शन कंटिन्यू थी पास्ट में, उसके लिए जब भी व्हेन आता है तो उसके साथ हम जो हमारा सेकंड टेंस का यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। तो इस कारण से हमको क्या करना पड़ेगा? व्हेन के बाद एक जगह तो हमने क्या देख लिया? सिंपल पास्ट देख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉल्ड केवल अकेला आया है, कॉल्ड यदि कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ आता तब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो करता, लेकिन जब भी हमारी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा अकेले आती है, इसलिए ये वाला जो हमारा कॉल्ड है वो किसको बता रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगा? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर या पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, और उसके पहले हमको अब क्या चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर चाहिए।
पास्ट कंटिन्यू की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, सिंगुलर है आई है तो वॉज, अदरवाइज वर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो देखिए वी क्या है, प्लूरल, एक से ज्यादा। हम के लिए क्या आता है, वॉज नहीं, हम के लिए आता है प्लूरल फॉर्म के लिए आती है हेल्पिंग वर्ब वर। तो वी वर हैविंग, डिनर के साथ क्या आता है, ग्रहण करना, ठीक है। हैव शब्द का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करने के लिए। आप लंच डिनर क्या करते हैं, ग्रहण करते। तो हैव वर्ड किसके लिए आता है, डिनर, खाने के लिए, ठीक है। आप कोई मील वगैरह जब खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई एम हैविंग माई फूड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी वी वर हैविंग आवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल किया तब हम अपना डिनर कर रहे थे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस देके रखा है, उसमें हमको टेंस की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है। हु इज द गर्ल हु ब्लैंक यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट। इस तरह का स्ट्रक्चर भी, इस तरह के सेंटेंस को भी मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है, ठीक है, जहां मैंने टेंस के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर किया। तो वो वीडियो देख लीजिए, ये वाली कंफ्यूजन आपकी टेंस के रिगार्डिंग सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस क्या है, हु इज द गर्ल, वो कौन लड़की है। अब हु लगा के इसको आगे पॉइंट आउट किया है, कौन सी लड़की की बात हो रही है, हु यू एट द सिनेमा हॉल लास्ट नाइट, ठीक है। जिसने तुमको क्या किया, देखिए रिकॉग्नाइज वर्ड आया है, रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है जिसने तुमको पहचाना, ठीक। वो कौन सी लड़की है जिसने तुमको सिनेमा हॉल में लास्ट नाइट पहचाना था, ठीक है, जिसको हु रिकॉग्नाइज्ड यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट, ठीक है, यानी जिसने तुमको लास्ट नाइट सिनेमा हॉल में पहचाना था, ठीक है। अच्छा, लास्ट वर्ड आया है, सेंटेंस में लास्ट वर्ड आ जाए टाइम दिखाने के लिए, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या फिर यस्टरडे वर्ड आ जाए, बीता हुआ कल, या फिर अगो, बिफोर, अर्लियर, इस तरह के शब्द आ जाए, तो उस सेम सेंटेंस की जो टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी सिंपल पास्ट। वो सेंटेंस फिर आपका किस में होना चाहिए, आपका होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म चाहिए, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म अकेली कहां पर देके रखी है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हु इज द गर्ल हु रिकॉग्नाइज्ड यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, एक चीज और, रिकॉग्नाइज जो वर्ब होती है, रिकॉग्नाइज शब्द के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता, कभी भी आईएनजी नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं आ सकती थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी क्या करना है हमको, टेंस की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है। सेंटेंस क्या कह रहा है, आई कम फ्रॉम केरला वेयर ब्लैंक, वेयर ब्लैंक फ्रॉम। अच्छा, सेंटेंस में उसने, एक व्यक्ति ने खुद के बारे में बताया कि मैं कहां से आता हूं, केरला से आता हूं। मैं केरला से आता हूं यानी मैं अभी केरला से होकर नहीं आया, इसका सेंस क्या है कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं। जब भी आप आई कम फ्रॉम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कम का यूज करते हैं, उसके बाद फ्रॉम का यूज करके कोई प्लेस मेंशन करते हैं, तब क्या सेंस निकल कर आता है कि आप किसी चीज को कहीं किसी जगह से बिलोंग करते हैं, यानी आप वहां के क्या है, रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल कर आ रहा है कि वो केरला का रहने वाला है। अब उसने आगे प्रश्न पूछा है, अच्छा सेंटेंस कम वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो सेंटेंस कंटिन्यू भी किस में होना चाहिए, सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस का है तो आगे सेंस के अकॉर्डिंग या वो फ्यूचर में कंटिन्यू हो सकता है या प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू हो सकता है। वैसे ही फ्यूचर टेंस भी सेंस के अकॉर्डिंग या फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू हो सकता है या फिर प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन पास्ट टेंस का सेंटेंस जब तक कोई एक्सेप्शनल केस ना हो तब तक पास्ट टेंस हमेशा पास्ट में ही कंटिन्यू होता है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो डिड जो है, डिड हम कहां देखते हैं, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो हम देखते हैं सिंपल पास्ट में, पास्ट में देखते हैं, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। वेयर विल यू कम फ्रॉम, यानी तुम कहां से आओगे, तुम कहां से आओगे, यानी
जगह की बात नहीं हो रही है, सेंस क्या आ रहा है, रहने का सेंस आ रहा है, और इंसान जहां रहता है वहीं रह रहा होता है ना, आगे तुम कहाँ रहोगे ये वाला सेंस नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, ये भी क्या हो जाएगा, गलत सेंस दे रहा है, फ्यूचर की बात करेगी, तुम अब कहां से आ रहे हो, ठीक है, तुम कहां से आ रहे हो, ये वाला सेंस दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट सेंस दे रहा है, आई कम फ्रॉम केरला, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आते हो, डू के साथ, सॉरी यू के साथ डू आया है, ठीक है, यू के साथ डू आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि यू के साथ यहाँ डस दे दिया होता तो स्ट्रक्चर गलत हो जाती, और ऑप्शन यदि नन ऑफ द अबव होता तो आपको उसको टिक करना होता, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा डू आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और प्रश्न पूछने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस कर देते हैं, तो डू यू, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, तो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वेयर डू यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। एक आपको सेंटेंस देके रखा है, उस सेंटेंस के लिए आपको करेक्ट डिटर्मिनर को क्या करना है, चूज करना है। डिटर्मिनर्स भी क्या होते हैं, नाउन के लिए आते हैं, ठीक है, नाउन की विशेषता बताते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में बताते हैं, लेकिन डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले लग के उसकी विशेषता या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देते हैं, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के पहले भी लग के विशेषता बता सकता है और बाद में भी लग के विशेषता बता सकता है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, डू यू वांट ब्लैंक ग्लास ऑफ मिल्क, तुमको क्या चाहिए, ग्लास ऑफ मिल्क की बात हो रही है। अच्छा, मिल्क कैसा वर्ड है, मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क नहीं बोल सकते, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क के ग्लास की बात हो रही है, ग्लास तो काउंटेबल होता है, ठीक है, ग्लास क्या है आपका, काउंटेबल है, मिल्क क्या है, या केवल मिल्क होता, केवल मिल्क होता तो हमको क्या चूज करना पड़ता, अनकाउंटेबल के लिए जो डिटर्मिनर्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्लास वर्ड है, ग्लास एक काउंटेबल नाउन है, एक ग्लास दो ग्लास आप बोल सकते हो, काउंट कर सकते हो, इसलिए जो डिटर्मिनर आएगा वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन के लिए जो यूज हो सकता है, ठीक है। डू यू वॉन्ट मैनी ग्लास ऑफ मिल्क, अच्छा मैनी आता, मैनी काउंटेबल के लिए आता है, ठीक है, मैनी शब्द आपका काउंटेबल के लिए तो आता है, लेकिन मैनी क्या बताता है कि कोई चीज आपकी एक से ज्यादा है, तो मैनी के बाद क्या लगाना होता है, मैनी के बाद आपको प्लूरल नाउन चाहिए, मैनी के बाद क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्लास है, एक ग्लास की बात हो रही है, तो मैनी तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है, डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुमको एक और ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, अनदर वर्ड यानी दूसरा, अनदर भी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है, लेकिन अनदर के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, ठीक है, तो अनदर के बाद यहाँ पर ग्लास है तो इसको हम कंसिडर अभी कर लेते हैं और बेटर ऑप्शन देखते हैं। डू यू वांट मोर ग्लास ऑफ वाटर, मोर भी क्या होता है, एक से ज्यादा बताता है, तो जब मोर आएगा तो आगे क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए, एक से ज्यादा हमको बहुवचन चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एक ग्लास की बात हो रही है तो मोर नहीं आएगा। डू यू वांट ईच ग्लास ऑफ मिल्क, क्या तुमको हर एक ग्लास चाहिए, हर एक मिल्क का ग्लास चाहिए, ये भी सेंस निकल कर नहीं आ रहा है, स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि हर एक ग्लास की बात हो रही है, तो ईच भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज अनदर, डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस, यहां भी हमको क्या करना है, करेक्ट या सुटेबल डिटर्मिनर को चूज करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं क्या है, ब्लैंक डायरेक्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीईओज ऑटोक्रेटिक वेज, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, किसके अगेंस्ट में है, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, एक तरीके से हल्ला बोल देना, ठीक है, यानी कोई चीज आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज का अपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज का आप अपोज करते हैं किसी एक्शन का, उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्ट करना, और अपोज या प्रोटेस्ट किसी के खिलाफ होता है, किसके खिलाफ है, सीईओ के, कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी ऑटोक्रेटिक वे, ऑटोक्रेटिक यानी वो व्यक्ति कैसा है, अपनी चला रहा है, ठीक है,
यानी अपनी वो चला रहा है, यानी डेमोक्रेटिक नहीं होकर वो कैसा है, एक तरीके से उसकी सोच कैसी है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, सत्तावादी कह सकते हैं ना, सत्तावादी है, यानी वो अपनी चला रहा है। तो उस तरीके से वो बाकी डायरेक्टर्स की नहीं सुन रहा, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में उन्होंने रिजाइन दे दिया है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर वर्ड क्या है, डायरेक्टर्स वर्ड आया है, ये एक प्लूरल शब्द है। डायरेक्टर वर्ड क्या है, प्लूरल शब्द है, बहुवचन है। ठीक है। और ऑप्शंस को हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हम करेक्ट, यदि आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आती, आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऑप्शन होगा, तो एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि अनदर के बाद, अनदर शब्द के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, एक वचन आता है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन देके रखा है, प्लूरल नाउन देके रखा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ईच और एवरी शब्द के साथ हमेशा, ईच और एवरी शब्द के बाद भी हमेशा क्या आती है, सिंगुलर नाउन आती है। यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा डायरेक्टर की बात हो रही है, डायरेक्टर्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेवरल। सेवरल, सेवरल शब्द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है। सेवरल यानी मोर देन वन के लिए हम क्या कहते हैं, सेवरल शब्द का यूज करते हैं। तो करेक्ट हमारा जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बनेगा, सेवरल डायरेक्टर्स रिजाइन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीईओज ऑटोक्रेटिक वेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। यहां पर भी क्या देके रखा है, आर्टिकल का एक पेयर देके रखा है, आपको बताना है कि करेक्ट आर्टिकल का पेयर इस सेंटेंस में क्या होगा। दो ब्लैंक्स देके रखे हैं आपको सेंटेंस में। इट वॉज ब्लैंक इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विथ ब्लैंक अर्थराइटिक नी। यानी उसके लिए ये एक इम्पॉसिबल टास्क था। क्या इम्पॉसिबल टास्क था, कि वो स्टीप, स्टीप यानी गहरी, ठीक है, गहरी यानी बहुत ज्यादा एक जगह से बहुत ज्यादा झुकी हुई। ठीक है। स्टीप यानी एकदम खड़ी खड़ी जो क्या होती है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेयर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है। तो उसके लिए एकदम खड़ी खड़ी सीढ़ियों को चढ़ना क्या था, इम्पॉसिबल था, मुश्किल था, क्योंकि उसकी जो नी थी, उसके घुटने कैसे थे, अर्थराइटिक थे, उनके घुटनों में क्या रहता था, पेन रहता था, अर्थराइटिस की उनको शिकायत थी। ठीक है, जिसमें हमारे घुटने वगैरह बहुत दुखते हैं। तो इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, उनके लिए वो टास्क कैसा था, एक इम्पॉसिबल टास्क था। सेंस क्या निकल कर आ रहा है, एक का। ठीक है। और टास्क क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है। ठीक है। तो सिंगुलर नाउन जो कि काउंटेबल है, उसके लिए हम ए और एन का यूज करते हैं, क्या, सेंस बताने के लिए कि कोई चीज एक है। ठीक है। तो अच्छा, और टास्क के पहले हमारा जो एडजेक्टिव आया है वो क्या है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को बोलते और लिखते वक्त क्या साउंड आता है, ई का, ई हमारा स्वर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आना चाहिए करेक्ट वो आएगा एन। तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि पहले ऑप्शन में एन आएगा, तो बाकी दो ऑप्शन क्या हो जाते हैं, हमारे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विथ विथ एन अर्थराइटिक नी, या फिर विथ अ अर्थराइटिक नी। ठीक है। नी क्या है, एक घुटने की बात हो रही है। ठीक है, एक घुटने की बात हो रही है। और अर्थराइटिक क्या है, उसका एडजेक्टिव है। अर्थराइटिक को बोलते वक्त पहला जो हमारा अक्षर है उसका साउंड क्या है, उसका उच्चारण क्या होता है, एक वोवेल साउंड निकल कर आ रहा है ना, स्वर है हमारा, हमको स्वर पर जाना होता है, और स्वर कैसा है, वोवेल साउंड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एन। ठीक है। तो दोनों जगह क्या आना चाहिए, एन एंड एन। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विथ एन अर्थराइटिक नी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 2 के पेपर को डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।